हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ देश विदेश की खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। अभी इस वक्त दिल्ली में जो G20 का एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उससे एक दिन पहले ही आप लोगों ने अखबारों में तस्वीर देखी होगी। मोदी जी जकार्ता में थे और वहां आसियान मुल्कों के यानी साउथ एशियन मुल्क जो हैं, उन मुल्कों के और भारत के बीच में अहम मीटिंग थी। लेकिन उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो कुछ ज्यादा मालूमात नहीं हो सकी। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भारत अपनी सियासत अपने तरीके से चल रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कांग्रेस के लीडर भी हैं, मनमोहन सिंह ने भी इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी को अप्रिशिएट किया है, खासतौर पर यूक्रेन जंग के सिलसिले में। और G20 के मामले में यूक्रेन की वजह से ही कोई सहमति, बड़ी सहमति नहीं बन सकी। ये एक इस सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं शेख मंजूर साहब से, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत नजदीक से देखा है, समझते हैं, बहुत मुल्कों का आपने दौरा किया है। शेख मंजूर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं ये आसियान मीटिंग और उसके फौरन बाद G20? दुनिया में यूक्रेन जंग के बाद की तब्दीलियों का क्या कुछ यहां असर नजर आ रहा है? क्या कुछ है? देखिए, आसियान मीटिंग बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ पर उसका सबसे ज्यादा फोकस था। उन्होंने ये कहा, अपने डिक्लेरेशन में भी क्लियरली कहा कि आसियान शुड बी एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। इसके अलावा इंडिया के साथ चूंकि स्पेशली प्राइम मिनिस्टर उस कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने गए, उसका ये था कि आसियान और इंडिया के बीच में जो है शराकत जो रह रही है, इसको मजीद बढ़ावा दिया जाए। खासकर ज्यादा से ज्यादा इसने कहा एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसको रिव्यू करने की जरूरत है। दूसरी बात ये कहा कि मजीद उसमें जो है रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, और फोकस मेनली था इकोनॉमिक इश्यूज पर। जबकि G20, हालांकि इंडियन गवर्नमेंट की ये कोशिश रही, इसमें सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए था रोल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स जो है, फॉर स्मॉलर डेट प्रॉब्लम्स जो है स्मॉलर कंट्रीज के। लेकिन इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यहाँ तक कि ब्रिटेन ने भी क्लियरली कहा है कि इस G20 से रशिया के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, इसको कन्वे मैसेज करने की जरूरत है। अब जो इंडिया कोशिश कर रहा था कि G20 का जो एजेंडा है इट शुड नॉट बी ओवरशैडोड बाय यूक्रेन वॉर। अब जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज इस पर ज्यादा से ज्यादा उनका फोकस भी यही रहा है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट भी तैयार किया था यूक्रेन वार के सिलसिले में, जिसमें हालांकि अगर आपने देखा है जब से वार शुरू हुआ है, इंडिया ने एक न्यूट्रल पाथ इसमें अडॉप्ट की है। इन्होंने डिक्लेरेशन किया था जिस पर यूरोपियन यूनियन ने और ब्रिटेन ने क्लियरली कहा ये अनफ नहीं है, कंडेमनेशन जो है। अब क्या, बाइडेन ने भी क्लियरली कहा, अब चूंकि रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, इसके अलावा चाइना जो इसका क्लोज एलाई है आजकल यूक्रेन के वार पर, या दूसरी कंट्रीज है, ब्राजील है, सऊदी अरब है, जो हमेशा इस मसले पर उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड लिया है, क्या वो इस पर अमेरिका का जो ड्राफ्ट है, प्रपोजल है, इसको इंक्लूडिंग इंडिया जो अभी तक यानी कि उन्होंने अपने आप इस मामले पर बड़ा एक मौकफ लिया है जिसकी अप्रिसिएशन हो रही है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो, इसमें चेंज होगी मुझे नहीं लगता। और अगेन ये मसला जो है इस पर कहीं ना कहीं जो है डिफरेंसेस रहेंगे और इसका कोई हल भी नहीं निकलने वाला है यहाँ से। अब रही दूसरी प्रॉब्लम, इसमें एक और अचीवमेंट है अफ्रीकन यूनियन को, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि इसको मेंबर बनाना चाहे, जैसे यूरोपियन यूनियन को बनाया गया है, इसको भी G20 का मेंबर के तौर पर इसको एडमिट करना चाहे, जिसमें बाय एंड लार्ज
तकरीबन सारे कंट्रीज की सहमति है और ये हो जाएगा। ये इसके लिए अरबी अफ्रीकन यूनियन के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ जो प्रॉब्लम्स है अफ्रीका में, आपने देखा अभी पिछले 3 महीनों के अंदर 4-5 मिलिट्री कू हुए। इसके अलावा उनके फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स बहुत है यहाँ पर। इसके अलावा डेट प्रॉब्लम्स बहुत है। इसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी इस रीजन में, जो हालांकि 50+ कंट्रीज है, ये वहां पर नस्फ से ज्यादा कंट्रीज में भुखमरी है, स्टार्क अनएम्प्लॉयमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तकरीबन नेग्लिजिबल है। इस पर फोकस करने की भी जरूरत है। पहले अगर आपने देखा कि चाइना ने इस पर अफ्रीकन कंट्रीज के लीडरों के साथ एक समिट किया था, ताकि वो वहां पर इन रोड्स कायम कर रहा है, और बाद में ये अमेरिका और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भी रियलाइज होने लगा हमें अफ्रीकन रीजन को, कॉन्टिनेंट को नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको भी अपने दायरे असर में रखने की जरूरत है। उन्होंने भी कहा कि उसके डेवलपमेंट के लिए फंड्स दिए जाएंगे। जहां तक कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी ऑन इट्स ओन एक इनिशिएटिव लिया है, अरब कंट्री अफ्रीकन कंट्रीज को साथ एक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसके साथ साथ दूसरे कोऑपरेशन भी बढ़ाए जाए। अच्छा, इस वक्त G20 में रूस और चीन के प्रेसिडेंट्स के ना आने से क्या आपको लगता है ये G20 नई दिल्ली जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज के ही हक में एक तरह से माहौल बन गया, और वेस्टर्न मीडिया ने जिस तरह से यूक्रेन वाले मामले को और बाइडन को उस तरह से हाईलाइट करने का सिलसिला जिस तरह से है, क्या आपको नहीं लगता कि ये G20 अपने मकसद से, अपने ट्रैक से जरा हट गई? देखिए, अगर आपने देखा प्रेसिडेंट बाइडेन का बयान भी था कि उसको बड़ी ना इस पर मायूसी हुई जब उस चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा कि वो इसमें शामिल। इसमें दो चीजें थी, एक तो इंडिया के साथ हो सकता था ऑन द साइड लाइन्स ऑफ समिट कोई बातचीत होती है, और जो बॉर्डर मसला है, डिस्प्यूट है, इसको किसी तरीके से बातचीत के जरिए उसको हल करने की एक और कोशिश की जाती। दूसरा जो है रशियन प्रेसिडेंट का ना आना, जो यूरोपियन, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो बड़ा मसला है वो यूक्रेन वार था, और उनको लग रहा था अगर वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से कांटेक्ट रहे, हाई लेवल पर कांटेक्ट रहे, और इस पर देखेंगे कि रशिया की राय क्या है, या रशिया ये जान सकता था कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका इस मसले पर क्या, इनका लेटेस्ट क्या है व्यू पॉइंट। लेकिन उनके ना आने से नेचुरली इसमें तो है मायूसी तो हो ही गई है। और लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है वो उनके जो प्रेजेंस है, चाहे चाइनीज प्राइम मिनिस्टर है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है रशिया का, और उनके कुछ और भी फ्रेंड्स है इस ग्रुप में, जो ये कोशिश करेंगे कि उनको किसी भी तरीके से साइड लाइन ना हो जाए। अगर आपने देखा अभी जो ब्रिक्स में सबसे बड़ी बात ये हुई है, चाइना और रशिया जो है वो किसी हद तक सक्सीड हुए कि वहां पर बहुत सारे नए मेंबर्स, वो एक तरफ एक पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें उन्होंने सऊदी अरब को भी किया, इजिप्ट को भी किया, ईरान को भी किया। एक जो पैरेलल सिस्टम जो करना चाहते हैं, हो सकता है G20 के एक साइड में ये कहते हैं एक बड़ा ये भी ग्रुपिंग बने, लेकिन इस वजह से ना उनका आना एक तरफ से जो है एक कोशिश की जा रही थी, वो अपने आप को ये एक तो उनका स्टैंड है वो क्लियर तो हो जाएगा, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है अपने स्टैंड में शायद उनके कोई तब्दीली नहीं आई है, ये एक इसलिए वो अवॉइड किया है उन्होंने। अगर कुछ बातचीत होती, कुछ उनकी प्रेजेंस होती, हो सकता था किसी न किसी तरीके से बाइलेटरल्स या मल्टीलेटरल मीटिंग्स में कहीं ना कहीं बातचीत होती, वो दोनों अहम मसाइल पर होती। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के यूक्रेन इज ऑन देयर टॉप एजेंडा, हमेशा रहेगा, क्योंकि थ्रू यूक्रेन वार ही वो एक किस्म से कन्फ्रंट कर रहे हैं रशिया को। अच्छा, ये एक 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 इस तरह की भी खबर आई थी कि वेस्टर्न मीडिया कुछ ज्यादा ही उछालेगा रूस को, और वो उसकी वजह से
पुतिन ने आना पसंद नहीं किया। एक कुछ खबरें और आ रही हैं कि एक्सेस नहीं देगी। हाँ, एक्सेस। अब दूसरी बात यह कि कुछ मीडिया आउटलेट्स ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और रूस के बीच में दूरी बन रही है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज और इंडिया के बीच में नजदीकियां बन रही हैं। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? इस किस्म के राइटअप्स बाकायदा नजर आ रहे देखिए, हैं इसमें दो चीजें हैं। एक चीज, एक और न्यूज जो आई थी कि व्हाइट हाउस ने कहा कि उन्होंने बहुत सारे रिपोर्टर्स के लिए एक्सेस मांगी थी, जो बाइडेन और इसके लिए उसको डिनाई किया गया था। एक तो ये है। दूसरी बात, हमें ये समझना चाहिए, इंडिया ने हमेशा ये कहा कि जो उनके रिलेशन रशिया के साथ है, इसको वेस्ट के साथ जोड़ा नहीं चाहिए। वो स्टैंड अलोन है अपनी जगह। और चूंकि इंडिया और रशिया लॉन्ग पार्टनर्स है, P-71 में इसका बड़ा पार्टनर रहा। जब इंडो पाक वार चला, उसमें पीस ट्रीटी की थी उन्होंने। उसके अलावा भी हमेशा रशिया का 80%, 85% जो मिलिट्री इक्विपमेंट जो इंडियन आर्मी के लिए वो रहा। ये चेंज जो आई है, ये सिर्फ 20 साल 22 साल से, हालांकि ये 92 से ज्यादा शुरू हुई है, लेकिन ज्यादा इसमें तेजी आई है मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के से, और जब मोदी जी आए उसमें ज्यादा तेजी आई है। लेकिन ये हमें देखना है कि इंडिया ने बहुत सारे मसाइल पर, चाहे वो ईरान का मसला हो, सीरिया का मसला हो, रशिया का मसला हो, उस पर अपने स्टैंड में कभी भी चेंज नहीं लाई। हालांकि दे वर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर फ्रॉम यूएस कि यूक्रेन पर लाए, ये उसमें अभी तक, और मुझे नहीं लगता है कि उनके रिलेशन ये हकीकत के बढ़ रहे हैं। हर एक सेक्टर में, हर एक शोबे में बढ़ रहे हैं, खासकर डिफेंस में बढ़ रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी में बढ़ रहे हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रही है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है यूएस देने को तैयार है। लेकिन अभी तक टिल डेट इंडिया ने कोई इसमें चेंज नहीं दिखाई है, क्योंकि ये होस्ट कंट्री है। और अगर आपने देखा, कुछ दिन पहले ही पुतिन ने वजीर आजम मोदी के साथ बात भी की। इसके अलावा कल ही क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरबिया और पुतिन के दरमियान भी बात हुई है। ये जाहिर करता है कि शायद पुतिन ने जो एजेंडा G20 का एजेंडा हो, उस पर अपना जो है मौकफ रखा होगा इन दो लीडरों के पास। क्योंकि इंडिया होस्ट कंट्री है, इसलिए इस पर ज्यादा जिम्मेवारी है। चूंकि हमेशा उन्होंने कहा कि ये हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड्स रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता इस वक्त इस जो है डिक्लेरेशन में, जो भी जॉइंट स्टेटमेंट होगा, इसमें इंडिया की तरफ से कोई बड़ी चेंज होगी इसके अप्रोच में। वो वही जो उसका पुराना स्टैंड है, जो पिछले 1.5-2 सालों से चल रहा है, वही चलेगा। और हो सकता है कोई, हालांकि कई बार पुतिन ने ये भी कहा है कि अगर इंडिया इसमें कोई किसी किस्म की मीडिएशन करेगा तो वो उसके लिए तैयार है। लेकिन अल्टीमेटली मीडिएशन तब पॉसिबल होगी जब दोनों साइड्स जो है किसी मीटिंग पॉइंट पर तैयार हो। वो जो उन्होंने, जैसे चाइना ने इसको कहा था, चलो नेगोशिएशन करो, जो जिस पर अभी तक रशिया का कब्जा है 2-3 रीजन्स पर, उसको ऐसे रखने दो, तो बात वो यूरोपियन यूनियन ने और यूक्रेन ने नहीं माना। अब यूक्रेन में भी तब्दीली आई है, यूक्रेन का जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको चेंज किया गया, नहीं उनको भी लग रहा है कुछ और वो। और कल भी जो रशिया ने वहां पर जो मिसाइल दागे, उसमें भी 15-20 आदमी मर गए हैं। तो इसका मतलब है कि ऑन द ईव ऑफ जो G20 जो है, उस रीजन में भी, उस कॉन्फ्लिक्ट में भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और रशिया उसमें असर्ट कर रहा है इस वक्त भी, यानी वो नहीं लूज करना चाहता है। जो उसके कब्जे में है वो नहीं चाहता है किसी भी सूरत में, उसके लिए ये अच्छा नहीं, उसकी इमेज के लिए ये अच्छा नहीं होगा कि वो
नर्वसनेस दिखाए या किसी किस्म का वो लूज वो टेरिटरी करे, इसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी आज एक इंडियन एक्सप्रेस में इंटरव्यू छपा है जिसमें मौजूदा मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी को एक तरह से अप्रिशिएट किया, एक कुछ कॉशन के साथ। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसे माहौल में जब G20 बिल्कुल यानी होने वाली है और हो रही है उस वक्त, और अंदर मुल्क के अंदर इलेक्शन का माहौल बन रहा है, ऐसे वक्त में मनमोहन सिंह का ये इंटरव्यू के क्या मानी है, क्यों? देखिए, मनमोहन सिंह तो अब ही इज ऑलमोस्ट 90 के करीब होगा। पॉलिटिक्स में वो वर्चुअली रिटायर हुआ, हार्डली वो किसी मीटिंग में, अभी रिसेंटली जो नो कॉन्फिडेंस या डिबेट था वो उसमें मणिपुर पर वो आया उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और वो भी व्हील चेयर पर था। उसका तो पॉलिटिकली ही इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, लेकिन एक उसकी हमेशा एक अच्छी क्वालिटी रही है, वो एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन रहे हैं। हालांकि इसके दौर में बहुत करप्शन हुआ, लेकिन उस पर कोई आंच नहीं आ रही। एज अ प्राइम मिनिस्टर किसी ने नहीं कहा कि इसने घपले किए हैं। और ये जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इंडिया ने की, इसमें इस मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा है। फर्स्ट एज फाइनेंस मिनिस्टर, पहले डिप्टी प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, फिर फाइनेंस मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर। और जब उसने हुकूमत छोड़ी 2014 में, तो उस वक्त इंडियन इकोनॉमी वाज मोर देन 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि पटरी पर थी। ये नहीं कि इसको पटरी पर थी और खूब चल रही। उसी वक्त उसको कहा गया कि चाहे वो बराक ओबामा था या दूसरे जो थे, सरजोकी था, सारे लोगों ने ये मान लिया कि इंडियन इकोनॉमी इज अ इकोनॉमिक पावर। और अब उसके बाद ये हकीकत है, मोदी सरकार ने मजीद पुश दिया है उसको। और अब ये है कि आफ्टर 10 इयर्स ये अब 3.7 ट्रिलियन। और जब एक चीज पटरी पर लगेगा, पहले पटरी पर लाना जो है दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि उसमें रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, आपके कानून जो टैक्स लॉज है, जो इकोनॉमी में इसको रिव्यू किसको प्रायोरिटी दे, वो बहुत टास्क है। और वो टफ पीरियड उन्होंने फेस किया। और बाद में जब पटरी पर चल रही है गाड़ी, तो फिर इसको पुश सिर्फ तेज ही करना है। और डेफिनेटली इस गवर्नमेंट ने इसको मजीद पुश किया, जिसकी वजह से आज ये 4th या 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है। और लगता है जैसे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वेदर इट इज IMF या दूसरे कहते हैं मूडी जो इसके बारे में रेटिंग दे रहे हैं, वो कहते हैं बाय 2030 या 28 इट विल बी 3rd और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वो फिर कोई भी आ जाए, ये जो चल रहा है एक बार चल गया तो चल गए फिर। अच्छा, लेकिन इतनी बूमिंग इकोनॉमी जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो परेशान है। आम आदमी, हाँ, ये यानी आम लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। सरकार कह रही है 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, और ये कैसी इकोनॉमी है जिससे लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है? देखिए, दो चीजें की है। एक तो हम पहले मिक्स्ड इकोनॉमी चलाते थे, जिसमें ये होता था, ये इंदिरा गांधी के जमाने में ये पहले चलाते थे। मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहते थे, कुछ प्राइवेट के हाथ में रहते थे। उसमें ये होता था जो बेनिफिट्स आते थे वो पुअर को भी दिए जाते थे। यही वजह है जो पॉवर्टी लाइन जो थे, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पहले 40% तक था, वो धीरे धीरे कम होकर अप टू 25-26%। लेकिन अब जो रिसेंटली रिपोर्ट आ रहे हैं, वो पॉवर्टी लाइन के बिलो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये इसकी जैसे आपने निशानदेही की है, एक किस्म का वो पॉलिटिकल बेनिफिट भी मोदी गवर्नमेंट को गया, जो 80 करोड़ लोगों को पिछले 2-3 सालों से वो राशन देते हैं, तो उनके लिए इजीली ये बन गया। लेकिन आप ये भी देखिए, अब इंडियन पॉपुलेशन इज 1 बिलियन 40 करोड़ प्लस। इसका मतलब है अनदर 60 करोड़ इकोनॉमिकली दे हैव गेन्ड ग्राउंड। ये है। इसमें दूसरी चीजें भी है। इकोनॉमी में
सड़कें चेंज हो गए, रोड डेवलपमेंट बहुत हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तब्दीली आई है, पावर सेक्टर में बहुत तब्दीली आई है, लेकिन अभी भी जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से आपने देखा कि एक तो 80 करोड़ लोग उसको लिए जो है मुफ्त राशन दी गई। दूसरा, इंडिया को ड्यूरिंग कोविड या उसके बाद भी कहीं से भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ा। हालांकि पिछले साल जो यूक्रेन वार की वजह से वीट क्राइसिस सारी दुनिया में पैदा हुई, खासकर अरब कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत सफर किया, लेकिन इंडिया के पास इतना इसका स्टॉक था। अब ये नेग्लेक्ट हो रहा है किसी हद तक, जो इसीलिए आप देखते हैं आए दिन किसान जो है प्रोटेस्ट पर जा रहे हैं। जो नए एग्रेरियन लॉज आए थे जिसको खास कर हुकूमत ने विड्रा भी किया है, इस पर फोकस करने की जरूरत है। जब आपके पास खाने पीने की चीजें हैं तो इससे बहुत हद तक जो है दूसरे मसाइल कम होते हैं, भुखमरी इतनी नहीं होती जितना पहले हुआ करती थी। लेकिन इस पर कुछ सेक्टर्स है जो लिंक्ड है हमारी इकोनॉमी के साथ, खासकर इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है। दूसरा सेक्टर जो था जो सफर किया है वो डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा हुआ, स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि उनमें 5-5, 10-10 लोग एक एक छोटी छोटी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उनको ज्यादा कैश में ट्रांसफर हो रही थी और उससे वो सफर किया है। उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए जैसे आपने कहा, अगर आप फोर्ब्स का लिस्ट देखेंगे रिच पीपल का, उसमें से इंडिया के 8-10 टॉप में आते हैं। 20 या 30 का लिस्ट में चाहे अंबानी हो, अडानी हो, टाटाज हो या दूसरे जो लोग हैं टॉप में आते हैं। हमें इस पर जो है मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्लस एग्रीकल्चर पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट जो है वो गरीब लोगों को और जो गांव के लोग हैं उनको भी इसमें किसी हद तक मिल जाए। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने वक्त निकाला। आसियान के और G20 के बारे में हमने तफसील से बात की और आपने ये बताया कि बहरहाल तब्दीलियां हैं और यूक्रेन जंग की वजह से कई फैसलों में मुश्किलात आ रही हैं इंटरनेशनल सतह पर, ख़ास तौर पर G20 पर कुछ मामलात पर सहमति नहीं बन सकी। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने श्रीनगर में रहते हुए हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।